लग रहा है कि जो भीड़ तंत्र हमने बनाया है तुष्टीकरण करके, उसको साध लेंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण और जो देश का सामान्य वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, सवर्ण समाज है, ये तो मेरिट की बात करेगा। ये तो आपसे वास्तविक मुद्दों पर आपकी जवाबदेही तय करेगा। अब वो आप नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ रेबड़ी कल्चर चलता है, हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो आप वहाँ चलाइए, लेकिन धीरे 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 धीमी आंच हम लोगों ने चला दी है, और धीरे 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 इनका जो इस तरह की राजनीति करने वालों को हम सत्ता से बाहर कर देंगे। इससे बाहर कर देंगे। किस तरफ जा रही है ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण राष्ट्र धर्म की तरफ हमेशा रहा है, इस बार भी जाएगा। किसको सीएम बनाएंगे आप? सीएम हम उसको बनाएंगे जो हमारी शर्तों पर चुनाव लड़ेगा। सभी आपको आपके समाज को लुभाने की अभी जो पत्ता हम लोग खोल नहीं रहे हैं, सवर्ण समाज के जितने भी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सुशिक्षित और वर्ग के जो लोग होंगे वही आएंगे, उनकी संख्या बहुत कम है, वो अभी रेबड़ी कल्चर में लगे हैं, तुष्टीकरण से प्रेरित हैं। लेकिन हम लोग जो सोच रहे हैं, इस मुहिम को शुरू करने के लिए सवर्ण समाज को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वही उपेक्षित है, संवैधानिक भेदभाव का शिकार वही है। तो हम लोगों का है कि जितने भी सवर्ण संगठन हैं, फलाने सेना, धमाके सेना बहुत बनी है, इनको एक मंच पे लाया जाए, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, और फिर उस मंच के एक संयुक्त मोर्चा बना करके चुनाव लड़ा जाए, ताकि टकराव की स्थिति ना हो और चुनाव में हमको कुछ निर्णायक परिणाम मिल सके। तब हम विधायक अपने बना पाएंगे, अपने सांसद। सब लोग तो अपनी अपनी पार्टियां बना ली हैं। आप ब्राह्मण समाज में देखेंगे 4-4 पार्टियां बन गई है, हर एक क्षेत्र में एक पार्टी बना रहे हैं। तो इस पर कैसे एक हो पाएंगे, कैसे एक मंच पे आप लोग लेकर आएंगे? जिनका विजन मिशन क्लियर है वो हमारे साथ जरूर आएंगे, लेकिन अगर उनकी स्पॉन्सरशिप कहीं और से है, किसी द्वारा प्रायोजित है, वोटकटवा के तौर पर अगर उनकी भूमिका है, तो हमारे साथ नहीं आएंगे। आपके कैमरे पर, आपके मीडिया के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, हमारे साथ वो सब लोग आएंगे जो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। हमारी किसी दल से लड़ाई नहीं, हम सत्ता के विरोध में नहीं हैं। आपकी सत्ता 1000 साल कायम रहे, हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन राष्ट्र और धर्म के मुद्दे पर हम आपकी जवाबदेही तय करेंगे। अगर आप व्यवस्था परिवर्तित नहीं करेंगे तो हम सत्ता परिवर्तन को बाध्य होंगे, फिर आपको हम विवश होंगे आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए। चुनाव में जो अभी महिला आरक्षण आया है, कितना प्रभाव पड़ेगा सर? महिला आरक्षण आया कहाँ, तो बिना लैप्स हो गया। मतलब वही चीज, कितना प्रभाव पड़ेगा वो? देखिए, ये लोग चाह रहे थे कि लोकसभा विधानसभा की सीटें और बढ़ा ली जाएं, तो जो माननीय आते हैं उनका खर्चा कौन वहन करता है? भाई पब्लिक बहन करती है, वो खर्चा उनके ऊपर आता, और ये लोग अपना मलाई काटते रहते हैं। अभी सांसद विधायकों का वेतन बढ़ना था, सब एक मत होकर बढ़ लिए, कोई विरोध नहीं हुआ, और फिर वृद्धि हुई है, एक मत होकर बढ़ा लिए। लेकिन जब जनता के किसी वास्तविक मुद्दे पर काम करना होता है तो टकराव हो जाता है। महिला रिजर्वेशन, आज किसी भी तरह का रिजर्वेशन समाज के उत्थान नहीं बल्कि उसके पतन का कारण बनेगा। रिजर्वेशन की नीति पर क्या कुछ और चर्चा होना बाकी है? एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, कितनों को आपने सामान्य बनाया? अरे मोदी जी सामान्य नहीं भाई, तू कहाँ से जावा, फालतू परेशान ना हुआ। आज राष्ट्रपति आपकी अभी दलित, वो आदिवासी है, राष्ट्रपति भवन में रहने वाली देश की राष्ट्रपति को आप आदिवासी कैसे कह सकते हैं? देश का प्रधानमंत्री स्वयं को ओबीसी और पिछड़ा कैसे कह सकता है? तो ये सब तो बहुत गंदी राजनीति हो रही है, शर्म आनी चाहिए अगर इस तरह से इन लोगों के बयान है तो। अच्छा, अभी लक्ष्मण यादव उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण है मंदिरों में धर्म नहीं धंधा करते हैं। ये लक्ष्मण यादव क्यों है? लक्ष्मण यादव उन्होंने कहा है कि वो भी समाजसेवी हैं, अपने अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी हो सकता है, समाजसेवी नहीं हो सकता। अम्बेडकरवादी तो हमेशा से ब्राह्मणों को टारगेट करते आए हैं। वो तो कहते हैं कि मुसलमान इनके भाई हैं, मीम भीम एकता बढ़िया चलती है। एक जने मीम रहे इनका, मीम भीम ओके, ब्रांड एम्बेसडर जोगेंद्र नाथ मंडल अपने समर्थकों के साथ पाकिस्तान गए थे, कानून मंत्री बना गए। आज इनसे मैं पूछना चाहता हूँ मीम भीम वालों से कि कई % दलित बच्चे हैं वहाँ पे, पता करो ना। और बांग्लादेश में सब दलित हैं जो लतियाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ उनके लिए आवाज कौन उठाता है? इस देश का सामान्य वर्ग उठाता है। जब वहां पर तरुण हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, सबसे पहले कौन पहुंचा था? बजरंग दल पहुंचा था। आई मीम भीम कहीं दिखाई नहीं पड़ते। आप ही हाशिए पे हैं। हाशिए हम नहीं हैं, आप हमको हाशिए पे नहीं कह सकते हैं। जब धनानंद ने अपमान किया था चाणक्य का, तो उनको भी लगा था कि इतने बड़े साम्राज्य के सामने अकेला ब्राह्मण क्या करेगा। उस ब्राह्मण ने उनको बता दिया कि मिटा दिया, उनके हदियां बारने वाला कोई नहीं हुआ। एक ब्राह्मण है, एक चाणक्य ने। यहाँ अभी कितने चाणक्य हैं गिनती नहीं कर पाएंगे। हमने अपनी शिखा खोल दी, अमन बना लिया, सारा सिस्टम हाईजैक हो जाएगा। 5000 साल पहले आप लोग पानी नहीं पीने दिए, ये आवाज उठता है। आप लोग कुएं का पानी नहीं छूने दिए, अभी लैट्रिन नहीं करने देते हैं खेतों में, ये भी मुद्दा उठता है। आप इतना एक वीडियो वायरल हुआ था, वो कह रहे थे हमको जो है शौचालय नहीं जाने देते। अरे तो भैया ये बताइए, जब घर घर शौचालय सरकार ने बना दिया है, स्वच्छ भारत अभियान इतना आगे बढ़ चुका है, तो उसको फॉलो करिए। आप काहे ब्राह्मण क्षत्रियों के यहाँ शौचालय करना चाहते हैं? और पानी 5000 साल से पानी नहीं पिए क्या है? आप ये भी बता दीजिए। हम लोग रिसर्च कर लें कि 5000 साल तक बिना पानी पिए आप रहे कैसे। और अगर कुआं आपको नहीं मिलता था पानी पीने के लिए, तो अपने लिए कुआं खोद लिए होते भाई साहब। आप जो व्यवस्था आप दूसरों के लिए करते थे, साबुन ही गंदा हो गया,
ये कहाँ हो सकता है? जो साबुन गंदगी धोता है वो खुद कैसे गंदा हो सकता है? तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। आप इसकी जांच करेंगे, एक बतौर पत्रकार जब आप इसकी जांच करेंगे तो 5000 साल से शोषण की कहानी, 5000 साल से पानी न पीने की कहानी और जैसे हालिया का जो शौचालय वाला बयान है, ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव है। इसकी धरातल पर कोई वास्तविकता नहीं। अभी पप्पू यादव कहे हैं कि महिलाओं का जो राजनीति में टिकट या कद होता है जाने के लिए, वो नेताओं के बिस्तर से होकर गुजरता है। ये पप्पू यादव ने कहा है। इस पर आप कहाँ तक देख रहे हैं, कितना सही है? बड़ा अनुभव है इनका। अरे तो साक्ष्य दे दिए जो इतना बड़ा बयान दे दी। तो असल में जिसका जैसा चश्मा होता है उसको वैसे नज़ारा दिखाई पड़ता है। ये खुद वैसे तब इस तरह से बयान दे रहे हैं। हम लोग ना इस तरह से सोच सकते हैं ना इस चीज़ को मान सकते हैं। जब हम खुद भ्रष्ट होंगे तब हमारे साथ कोई शोषण करेगा। जब हम भ्रष्ट नहीं हैं तो कौन करेगा? इनका अनुभव ये खुद ही बताया भैया, इन्हीं से पूछ लीजिएगा। किसी भी मंच से ब्राह्मणों और ठाकुरों को गाली दीजिए, आप नेता बन गए। इस तरह का राजनीति अब चल रहा है। आप इस पर कहाँ देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि खुला गाली ब्राह्मणों और ठाकुरों को मिल रहा है। इस पर आप क्या देख रहे हैं सर? भैया गाली ना दीजिए, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। अभी कोई संज्ञान में आता है हम लोग विधिक कार्रवाई करते हैं। गाली देने का आपको लाइसेंस नहीं है। राजनीति विचारधारा का युद्ध है, विचारधारा का युद्ध करिए। आप विचारों के से अपने माध्यम से अपनी बात रखिए, हम लोग अपनी रखेंगे। राजनीति करिए, उसमें आइए, मंच पर आइए, स्वागत होगा। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, हमारे आराध्यों को गाली देंगे आप, हमको गाली देंगे, तो वक्त बदला है, रक्त नहीं। संतोष वर्मा को आप सुने ही होंगे, ब्राह्मण लड़कियों पे क्या बोले हैं, हमारे बच्चे को, अब वो चीज़ बोलने लायक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आप सुनने के बाद आपको संतोष वर्मा के बयान पर मैंने उसका खंडन करके जवाब दिया था उनको। पता नहीं सुने रहे कि ना सुने रहे। एक व्यक्ति IAS होकर के ये कहता है कि जब तक फला समाज की बेटी हमारे घर नहीं आएगी तब तक आरक्षण चलता रहेगा। बताइए, आप IAS होकर भी अभी पिछड़े हो तो तुम्हारे पिछड़ेपन का कोई इलाज नहीं है। और तुम बेटी को मांग रहे हो, बेटी कोई वस्तु नहीं है कि उसको सामान को आप मांग रहे हैं। तो ये लोग जो रोटी बेटी की मर्यादा नहीं समझते हैं, जो बेटी का सम्मान नहीं जानते हैं, नारी का सम्मान नहीं जानते हैं, वही लोग बयान दे सकते हैं। ये वही है माता एक पिता 10 12 मौसी एक मौसी 18। इनकी क्या बात करना है? कोई वजूद नहीं, कोई क्षमता नहीं इनकी। सर 27 चुनाव में जातियों पे बात हो रही है, लेकिन असल मुद्दे जो है शिक्षा है, रोजगार है, इतनी जनसंख्या बढ़ रही वो है, ये काहे नहीं उठाया जा रहा है? जब कोनो काम में न रहे जनसंख्या बढ़ करे भैया। मोदी जी तो कहते कि हमारी सरकार आएगी तो हम जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर आएंगे, और तब से फिर भूल गए हैं। वैसे जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं ला रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि फार्मूला लेके आए हैं। फ्री का राशन दे दियो, भत्ता दे दियो, जो उनका कमाही तो नहीं जाएगा, सगरों व्यवस्था मिला था तो घरे बैठे, दूसरा काम कहाँ समझ में आए उनका? फिर जनसंख्या बढ़ेगी, फिर वहाँ जननी सुरक्षा देंगे आप, हर तरह से आप भत्ता दे रहे हैं, हर तरह से व्यवस्थाएं दे रहे हैं, विवाह हो जाएगा फ्री में। भाई सामूहिक विवाह भी तो हो जाता है। इनके लिए सारी व्यवस्था आपने कर दी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब जिसको छोटे स्तर पर अपना जीवन यापन करना है, मुफ्तखोरी में जिंदगी अपनी काटना, वो श्रम काहे करेगा? वो तो कहेगा हम दो हमारे गिन लो, और दूसरी कौम है हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर, जीते जी संभलती नहीं है, मरने के बाद चाहिए 72। पूरा फार्मूला उनका सेट है। सर एक चीज बताइए, इस पर काफी वो हुआ है, अनिल मिश्रा जी से हमने पूछा कि आरक्षण जातिवाद पे रहना चाहिए या आर्थिक रूप से, आप इस पर क्या देख रहे हैं सर? कि आरक्षण होने नहीं चाहिए। रूप क्या होता है? आप व्यक्ति केंद्रित योजनाएं लेकर आइए, जाति केंद्रित नहीं। सबको देखिए, हर समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी, कुछ सारी कैटेगरियों को समाप्त करिए, सब भारतीय हैं, ये सारी श्रेणियों को समाप्त कीजिए और योजनाएं लेकर आइए। तो एक पैरामीटर तय करिए कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हम आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे और संसाधन मुहैया कराएंगे, और लेकिन योग्यता के मापदंडों को हम कम नहीं करेंगे। आपको वकील बनना है, 5 साल आप वकालत की पढ़ाई करते हैं, कम से कम 5 साल आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तब आप कोई मुकदमा लड़ने के लिए योग्य बनते हैं। अब आप सीधे कोर्ट रूम में भेज दिए जाएं, क्या स्थिति होगी आपकी? यानी योग्यता, यानी आपकी जो क्वालिटी है, जो एलिजिबिलिटी है, उसके पैरामीटर्स को कम कर दिया गया है। तो वो नहीं होना चाहिए। सहयोग, आपको आदत डाली जा रही है मुफ्तखोरी की, आपको सक्षम नहीं बनाया जा रहा है, आपका तुष्टिकरण हो रहा है, आपका सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। जनता जितना जल्दी इन चीजों को समझेगी, देश में लोकतंत्र की तस्वीर उतनी ही बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने हमारे चैनल पर अपना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हम यहाँ जमीनी स्तर की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।